मेरे ही हमनाम दीपक शर्मा जी, जो कि अपने त्रिपुरा के क्षेत्र के संपर्क प्रमुख हैं नॉर्थ ईस्ट के, श्रीमान रतन कुमार दास जी, श्री अरुण मुखर्जी जी, मौसमी दास जी, बहन जय साहा जी, प्रसन्नजीत आचार्य जी, विश्वजीत बर्मान जी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मुझे प्रसन्नजीत जी ने जब फोन किया तो उन्होंने मुझे विषय बताया था ऑनलाइन जो ई कॉमर्स है, शॉपिंग है, इस पर आपने 15 से 20 मिनट विषय रखना है। कार्यक्रम में अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें विषय है लोकल प्रोडक्ट्स का, तो मैं दोनों को एक मिला जुला के अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। कार्यकर्ता बंधुओं, अगर हम लोकल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मोटे तौर से उसमें एक सिद्धांत मैं मानता हूं, मेरा जिला मेरा व्यापार मेरा उद्योग, मेरा जिला मेरा उद्योग मेरा व्यापार, इन सब पर मेरा अधिकार। ये एक बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल के नाते स्थानीय उत्पादों का प्रयोग और स्थानीय उत्पाद का जो बाजार है, बाजार से तात्पर्य जो चीजें वहां बन सकती हैं, वो बाजार मेरा अधिकार है, वहां का व्यापार मेरा अधिकार है। तो ये एक बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल है और इसको अचीव करने का जो रोड मैप के नाते है वो है एक तो समाज के द्वारा सोशल ऑडिट। इस प्रकार से सरकारी विभाग होते हैं, उनको कानूनी ताकत होती है, वो दुकान के अंदर जाकर रेड कर सकते हैं, घर के अंदर जाके छापा मार सकते हैं, चीजों को जब्त कर सकते हैं, सील कर सकते हैं, लेकिन समाज के पास कानूनी तो नहीं, एक नैतिक बल होता है। तो समाज के अच्छे संगठन बाजारों का सोशल ऑडिट वो करें और बाजारों में कभी कभी दिन में समूह में पद यात्रा निकालें, सभी दुकानदारों से आह्वान करते हुए, भाई साहब अपनी दुकान में आपने ऐसी चीज रखी हुई है ना जो अपने जिले में बन सकती है, नहीं बन सकती तो आप जरूर बाहर की रखिए, लेकिन अपने जिले में अगर कोई चीज बन सकती है तो प्राथमिक रूप से आप उसको रखिए। और समाज बिरादरी के द्वारा भी उन पर एक प्रेरणा दिलवाई जाए। और अगर कोई दुकानदार कहता है जी कि मेरे पास तो पड़ी हुई है पहले से बाहर की, तो ठीक है आप इनको बेच लो, बाद में कोशिश करो कि अपने जिले की बनी हुई रखे। बाजार का एक सिद्धांत है, यदि मांग होती है तो उसको बनाने वाले अपने आप आ जाते हैं। जब बाजार में स्थानीय दुकानदार स्थानीय माल रखेंगे और लोग स्थानीय माल खरीदेंगे तो उसको बनाने के लिए वहीं के स्थानीय युवा नए नए उद्यम खोलेंगे, स्टार्टअप्स खोलेंगे, लोकल स्टार्टअप्स। ये बाजार का नियम होता है, मांग होती है तो उसको पूरी करने वाले आपूर्तिकर्ता और उसके उत्पादक आ जाते हैं। और दूसरा सिद्धांत है, हमें अपने बाजार का संरक्षण करना है, जिले के बाजार, अर्थात हर जिले में 50,000, 1 लाख संपन्न, 2 लाख संपन्न लोग होते हैं जिनकी आय 50,000, 60,000, 1 लाख होती है। ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनके परिवार सम्मेलन करना और उनको बताना, आप खाने पीने की चीजों में मान लीजिए 15,000 रुपए खर्च करते हैं, फर्नीचर लाने में कुछ खर्च करते हैं, शादी विवाह है तो कपड़े में खर्च करते हैं, तो अपने जिले में बने हुए उत्पाद खरीदने को आप प्राथमिकता दीजिए। भुजिया क्यों लेनी हल्दीराम की या क्यों लेनी पेप्सी की, अपने जिले का लच्छू हलवाई अच्छी भुजिया बनाता है। तो ऐसे जिला स्वदेशी संकल्पित परिवार सम्मेलन,
ताकि हमारे जिले के संपन्न वर्ग की जो धनराशि है वो बाहर के उत्पाद खरीदने में चली जाती है, तो हमारे जिले के बाजार में ही वो धनराशि व्यय हो। तो स्वदेशी संकल्पित परिवार सम्मेलन और उनको प्रेरणा देना कि आप अपने जिले की वस्तुएं खरीदें बनी हुई, और बाजारों का सोशल ऑडिट समाज के द्वारा दुकानदारों को प्रेरित करते हैं। तो मोटा मोटा लोकल मार्केट, लोकल प्रोडक्ट, उसका एक सिद्धांत रूप में मुझे दो बिंदु ध्यान में आते हैं। इससे हमारी फिर लोकल अर्थव्यवस्था भी गतिमान होती है। स्थानीय दुकानदार की जब आय बढ़ती है तो वहीं वो दुकान को भी अच्छा रेनोवेट करता है, वहीं मकान भी अपना बनाता है, क्योंकि जहां रोजगार होगा वहीं रहेगा, तो वहां के वे स्थानीय राजमिस्त्रियों को भी रोजगार मिलता है, और ये पूरी चेन फिर सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट की चल पड़ती है। अब विषय आता है जो मुझे कहा था प्रसन्नजीत जी ने, यह ऑनलाइन ई कॉमर्स ये सब का है। बंधुओं, ये विषय बहुत पुराना है और दो हिस्सों में इसको अगर हम बांटें तो वास्तव में सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसे कि हम कहते हैं मेरा जिला मेरा व्यापार मेरा उद्योग इस पे मेरा अधिकार, यानी समाज की जो हमारे व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, वो एक तरफ है, उसे सेल्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। वो अपने स्तर पे बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, कम्युनिटी के स्तर पर वो बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं। वो अगर कोई क्लस्टर है, मान लीजिए बनारस का साड़ी उद्योग, तो क्लस्टर के नाते जितने भी साड़ी बनाने में चीजें चाहिए होती हैं, जितने भी उद्यम होते हैं, जितने भी कारीगर चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल चाहते हैं, तो वो पूरा क्लस्टर के नाते वो अपने आप में वो पूरा क्षेत्र वो समाज के द्वारा सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो देश में सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है एक तरफ, दूसरा है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये जो ई कॉमर्स का विषय है, मोटे तौर से ये सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज सेक्टर, इन दोनों के बीच का एक खींचतान है। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज सेक्टर चाहता है कि समाज के सेल्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर पर कानून के द्वारा और टेक्नोलॉजी की छल कपट के द्वारा इनका व्यापार हम अपनी तरफ खींच के ले जाए। ये मोटा मोटा जो एक चित्र है। अगर हम देश में देखते हैं तो एनएसएसओ के आंकड़े के अनुसार लगभग 6.25 करोड़ छोटे उद्यम हैं जो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये उद्यम अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत और अपना जोखिम, इस आधार पर परिश्रम करके उद्यम खड़ा करते हैं, व्यापार खड़ा करते हैं, और उस व्यापार से फिर करोड़ों लोगों को जो है, जहां है और जैसा है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, गांव में है, कस्बे में है या शहर में है, दिव्यांग है, बूढ़ा है, विधवा है, कहने का मतलब जो गांव में है, कस्बे में है, अमीर है या गरीब है, ये जो अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत, अपना जोखिम के द्वारा सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर 6 करोड़ 25 लाख उद्यमी ये अपने उद्यम खड़ा करते हैं, और देश के करोड़ों लोगों को, अगर हम उसे मात्रा में कहें तो देश के रोजगार का 95% ये लोग जो है, जहां है और जैसा है उस आधार पर रोजगार दे देते हैं। हम अगर भारत में देखें, 15 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के 92 करोड़ 80 लाख लोग हैं, 92 करोड़ 80 लाख, और उसमें से सरकार 4 स्तर पर रोजगार देती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, 10 लाख से ऊपर की जहां जनसंख्या है वहां नगर निगम और स्थानीय अपना ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे बैंक्स हैं या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है
या बाल्को नाल्को वगैरह। तो सरकारी रोजगार 4 स्तर पे मिलता है। उसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी पूरा संगठित क्षेत्र, सरकार और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये देश के सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार देता है। बाकी 95% रोजगार ये हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर देता है। इस सेल्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी एक बड़ा सेक्टर है इसके भीतर, वो है खुदरा व्यापार का। जो हम आटा दाल की दुकान से आटा लाते हैं, दाल लाते हैं, कोई पेन चाहिए तो पेन लाते हैं, मेज कुर्सी चाहिए तो मेन कुर्सी लाते हैं, इसको रिटेल सेक्टर बोलते हैं। और ये भारत का जो रिटेल सेक्टर है, इसका लगभग 600 अरब, 550 अरब डॉलर से लेकर 600 अरब डॉलर का इसका एक वर्ष में व्यवसाय होता है। हम दूसरी तरफ देखें तो वॉलमार्ट कंपनी जो है, जो कि रिटेल सेक्टर की ही है, उसकी एक वर्ष की बिक्री उतनी ही है जितनी भारत के समूचे रिटेल सेक्टर की है। इसको थोड़ा सा मैं और विस्तार से बताता हूं। भारत में छोटी छोटी दुकानें हैं जो एक वर्ष में 550 अरब डॉलर का माल बेचती हैं। वॉलमार्ट एक कंपनी है, वो भी वर्ष भर में, पिछले 2020 का मैं उसका आंकड़ा बता रहा हूं, 2020 में अकेली वॉलमार्ट कंपनी ने 525.97 मतलब 526 अरब डॉलर का वॉलमार्ट ने वर्ष 2020 में माल बेचा। भारत के समूचे रिटेल सेक्टर ने वर्ष 2020 में 550 अरब डॉलर का माल बेचा। तो एक तो आप ये समझ सकते हैं, ये कंपनियां अपने आप में देशों की सरकारों जितने इनके बजट हैं, कितने बड़े दैत्य हैं। अब भारत ने जो 550 अरब डॉलर का माल बेचा, वो माल बेचने में वर्ष 2020 में ये जो माल बेचा, 1 करोड़ 10 लाख दुकानें लगी। वॉलमार्ट के द्वारा इतना ही माल बेचने में वर्ष 2020 में सिर्फ 11,000 दुकानें लगी। भारत के रिटेल सेक्टर ने इतना ही माल बेचने में वर्ष 2020 में 8 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। वॉलमार्ट की जो 11,000 दुकानें हैं, वो माल बेचने में वॉलमार्ट ने 23 लाख लोगों को नौकरी नुमा रोजगार दिया। भारत की दुकानें जब किसी को रोजगार देती हैं तो उसको अपने आप 2-4-5 साल में दुकानदारी के सारे हुनर गुण आ जाते हैं, मतलब कौशल विकास होता है। वॉलमार्ट में रोजगार मिलता है अधिकांश लोडर का, या दिन में हजारों सीढ़ियां चढ़ने वाले डिलीवरी बॉय का। और वो डिलीवरी बॉय 25 साल, 30 साल, 32 साल की उम्र तक आते आते उसके वश का नहीं रहता दिन में 100 फ्लैटों में 4-4 मंजिल वो सीढ़ी चढ़ के वो डिलीवरी करे और दिन भर तेज मोटरसाइकिल चलाए। तो बिना हुनर सीखे 30 वर्ष, 32 वर्ष में डिलीवरी बॉय का कैरियर समाप्त हो जाता है। तो रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो विदेशी कंपनियां ई कॉमर्स के द्वारा रोजगार देती हैं 23 लाख, उतनी ही सेल्स पर भारत में मैंने सारे आंकड़े बताए। इसका दूसरा पक्ष भी है। भारत में जो व्यापार पद्धति है, उसमें मनुष्य के मन में जब विचार आता है वस्तु खरीदने का, और जब वो खरीदता है तो उसके बीच में कुछ घंटों का अंतराल होता है। मन में विचार आया, परिवार में सलाह करी, और उसके बाद बाजार हम गए और चीज को लेके आए। कई बार तो किसी चीज को लेने सारा परिवार ही जाता है, टेलीविजन लेना है या फर्नीचर लेना है। तो जब वस्तु खरीदने का विचार मन में आता है और उसके खरीदने तक के समय में पर्याप्त अंतराल होता है,
तो उसके कारण से विवेकपूर्ण खरीदारी होती है, आवश्यकता की खरीदारी होती है और उधार की खरीदारी से मनुष्य बच जाता है। ई कॉमर्स के द्वारा जब हम खरीदारी करते हैं तो वो तत्काल आवेश में, नशे में, आवेग में वो खरीदारी होती है। ये स्टडी आई है, ऐसी अनेक स्टडीज हैं जो बताते हैं ई कॉमर्स पे अधिकांश खरीदारी रात्रि के समय, नशे की हालत में और क्रेडिट कार्ड के द्वारा ये होती है। तो इसका एक कल्चरल एस्पेक्ट भी है जो हमारी विरासत में, हमारी कल्चर ने हमें दिया, धन को खर्च करने के संबंध में, विवेकपूर्ण व्यय के संबंध में, विवेकपूर्ण खरीदारी के समय में। तो इसका एक वो पक्ष भी है। तीसरी बात है, ये वास्तव में झगड़ा भारत के रिटेल व्यापार पे कब्जा करने का है। यह मुद्दा स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर इब्राहिम वर्गीस, उन्होंने 2003 में जमशेदपुर में दत्तोपंत जी के प्रेरणा से सबसे पहले उठाया था। तब ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के बारे में था, तब तक ई कॉमर्स वगैरह नहीं आई थी। लेकिन दत्तोपंत जी को भान हुआ था कि अभी जो सेल्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर है समाज का, उसके ऊपर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज सेक्टर इस व्यवसाय पे कब्जा करने वाला है। और भारत 130 करोड़ लोगों का देश है, 8 करोड़ लोगों को इससे रोजगार मिलता है, तो इसको बचाना होगा, समझना होगा। तब डॉक्टर इब्राहिम वर्गीस ने इस मुद्दे को लिया। अनेक अवसरों पे स्वदेशी जागरण मंच ने इसको आगे बढ़ाया और इस मुद्दे में इतनी ताकत थी कि ये केंद्र की सरकार को पलटने की ताकत रखता है। स्वदेशी जागरण मंच ने जब 2013-14 में, 12-13 में पूरा वर्ष रिटेल एफडीआई पर आंदोलन चलाया कि खुदरा दुकानों में विदेशी कंपनियों को नहीं आने देंगे, क्योंकि इनके आने से हमारा सिर्फ रोजगार नष्ट नहीं होगा कि हमारी संस्कृति भी नष्ट होगी, हमारे बाजार भी नष्ट होंगे। तो जो तत्कालीन विपक्षी दल भाजपा ने इस मुद्दे को स्वीकार किया और हमारे इस मुद्दे को उन्होंने लिया। और वर्तमान में प्रधानमंत्री सहित अनेक भाजपा के नेताओं ने ये घोषणाएं करी, भाषण दिए, रिटेल में एफडीआई हम नहीं आने देंगे। और इस मुद्दे में इतनी ताकत थी कि सरकार पलट दी गई और देश निश्चिंत हो गया कि ये मुद्दा, अब जिन्होंने वचन दिया है हम रिटेल में एफडीआई को नहीं आने देंगे, तो अब देश निश्चिंत हो गया। लेकिन 2016-17 आते आते ऐसा आभास होने लगा कि कुछ हो रहा है। तो और ध्यान में आया तो कि रिटेल में एफडीआई का एक चोर दरवाजा ढूंढा गया है, क्योंकि वचनबद्ध है रिटेल में एफडीआई नहीं आने देंगे। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशी कंपनियों ने जाल बुन लिया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा फ्लिपकार्ट ने रिटेल का व्यवसाय विदेशी कंपनियों का, और उसने वो करना शुरू किया। उसके जब प्रमाण आए और सबूत आए कि ये तो मूल भावना से जो है, जो था रिटेल में एफडीआई को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के चोर दरवाजे से लाया जा रहा है और विदेशी कंपनियों का माल भारी डिस्काउंट देके बेचना शुरू हो गया है, हमारे दुकानदारों की बिक्री घट गई है। और तब ये जब ध्यान में आया तो मंच ने जोर से आवाज उठाई, ये गलत है, ये वचन के विपरीत है। तब सरकार ने कहा ठीक है, चलो जितना हो गया जो हो गया, अब हम कानून बना देते हैं। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो आ गए, अब इनको तो वापस भेजा नहीं जा सकता। अब ये बताओ आज की परिस्थिति में क्या करें। तो हमारे सुझाव पर सरकार ने प्रेस नोट 2 जारी किया, जिसमें यह कहा कि ई कॉमर्स वाले इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मॉल की तरह रहेंगे। मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल शॉपिंग मॉल बनाएंगे, उसमें दुकानें भारतीयों की रहेंगी, इसमें इनकी एक भी दुकान नहीं होगी। ये सिर्फ डिजिटल शॉपिंग मॉल बनाएंगे। तो ऐसा करके कुछ कानून किए, भैया अपना माल नहीं बेच सकेंगे, इन्वेंट्री नहीं रख सकेंगे, डिस्काउंटिंग नहीं दे सकेंगे, अपना किसी ऑडिटर से ऑडिट करवा के रखेंगे। उसमें भी फिर आगे हो गया, ऑडिट करवा के अपने पास रख लेंगे, सरकार को नहीं देंगे। तो ये चलता रहा कि किस प्रकार से रिटेल एफडीआई में चोर दरवाजे से घुसे।
अनेक सबूत प्रमाण मिले, वो सरकारों को दिए गए। 2-3 साल से उस पर जांच चल रही है और अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया। अब हाल में अमेज़न का फिर एक मामला बड़ा सामने आया है, तब ये विषय दोबारा से एक बार फिर उठा है। आपके ध्यान में हो कि अमेज़न इंडिया टुडे ने एक डिटेल्ड जानकारी दी थी कि अमेज़न कंपनी है जो यही रिटेल में काम करती है और वो भारत के रिटेल एफडीआई में चोर दरवाजे से आना चाहती है और अपनी नीतियां अफसरों को रिश्वत देके बनवाना चाहती है। और उसके लिए उसने 8,546 करोड़ रुपए अपने वकीलों को भारत में कानूनी फीस के रूप में दिए। मूल मुद्दा ये है अभी जो हाल में चल रहा है। और उसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो पैसा है 8,546 करोड़ रुपए, उसमें से 5,126 करोड़ रुपए उस वर्ष में दिए हैं जिस वर्ष भारत में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी, और 3,420 करोड़ रुपए उस वर्ष में दिए हैं जिस वर्ष भारत में लोकसभा चुनाव हुए। इस वजह से ये और अधिक संवेदनशील विषय बन जाता है। अमेज़न की कुल बिक्री 40,000 करोड़ की है। ऐसा कौन सा दुकानदार है जो 100 रुपए का माल बेचे और 20 रुपए अपने वकीलों को फीस दे दे? व्यापारी 2% पे 3% मुनाफे पे काम करते हैं, 100 का माल 105 में बेच दिया। तो अमेज़न ने 40,000 करोड़ का माल बेचा और उसने 20% कुल बिक्री का 8,546 करोड़ रुपए सिर्फ भारत के वकीलों को कानूनी फीस दे दी। इससे सबके कान खड़े थे। जब ये इंडिया टुडे ने कहा तो इसको क्रॉस चेक किया गया, तो अमेज़न ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भारत सरकार की है, उसमें जो अपनी डिटेल्स दी थी उससे जब टैली किया गया तो अधिकांश राशि क्रॉस चेक हो गई कि हाँ ये इतने ही दिए हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो वहां पे रिटर्न्स इनकी हैं उससे ये आंकड़े मेल खाते हैं, अधिकांश मेल खाते हैं। तो ये एक संदेह उत्पन्न हुआ है देश भर में कि अमेज़न जो है वो रिटेल एफडीआई में ई कॉमर्स के द्वारा घुस तो नहीं रही है। तो जांच की मांग देश भर में एक हुई है। स्वदेशी जागरण मंच ने इसको एक बड़े मुद्दे के रूप में लिया है कि ये जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी अफसर दोषी है वो पाया जाना चाहिए। विदेशी कंपनियां इसी तरीके से रिश्वत देती हैं, जहां वो वकीलों को कानूनी फीस के नाम पे देती हैं, वो वकील आगे फिर अपने उप वकीलों को देते हैं, उप वकील फिर आगे अपने असिस्टेंट्स को देते हैं और वो कैश विड्रॉल करके वो रिश्वत फिर बांटी जाती है या जो भी दिया जाता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और इसके कारण से स्वदेशी जागरण मंच ने इसमें लिया है। अब इसके अलावा जो ऑनलाइन हमारा जो बिजनेस है, हम इसके विरोधी नहीं है, हम आधुनिकता के समर्थन है, लेकिन इसको लोगों का रोजगार नष्ट करने के लिए, देशों की अर्थव्यवस्था नष्ट करने के लिए, देशों की संस्कृति को नष्ट करने के औजार के रूप में नहीं देखना चाहिए। कोई भी निर्णय केवल आर्थिक दृष्टि से विचार करके नहीं लिया जाना चाहिए। किसी की भी निर्णय के संबंध में सैद्धांतिक दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि, तकनीकी दृष्टि, कानूनी दृष्टि, उस देश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव की दृष्टि, उस देश के रोजगार पर प्रभाव की दृष्टि, कहने का मतलब एक समग्रता में किसी भी आर्थिक निर्णय के बारे में विचार करके उस देश की परिस्थितियों के अनुसार वो नीति कैसी है तब वो निर्णय लिया जाना चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा दोस्तों कि भारत के व्यापार पर विदेशी कंपनियों की नजर है और स्वदेशी जागरण मंच वर्षों से एक सजग प्रहरी के रूप में, भले ही सरकार किसी की रही हो, देश को विसल ब्लोइंग करता रहा है, तर्कों के साथ, आधुनिक वैज्ञानिक व्याख्याओं के साथ और प्रामाणिक तथ्यों के साथ। देश हित में अगर कोई बात होगी तो स्वदेशी जागरण मंच जनता को जागरूक करना और उपयुक्त स्तर पर ध्यान डालकर
उसमें परिवर्तन करवाना, ये कार्य करता रहेगा और आपके ऊपर भी ये दायित्व और अधिक होता है। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता एक विशिष्ट कार्यकर्ता है, क्रिएटिव माइनॉरिटी है। दत्तोपंत जी ने इन सबको क्रिएटिव माइनॉरिटी कहा था। तो इस नाते से आप भी अमेजॉन का जो विषय चल रहा है और ई कॉमर्स के द्वारा रिटेल एफडीआई लाने को, हमारी $550 अरब के व्यवसाय पे कब्जा करने के लिए जो खेल चल रहा है, उसमें हम जनता तक जाकर, व्यापारिक संगठनों तक जाकर उनको इन तथ्यों से अवगत कराएं। इसी के साथ मैं समझता हूं कि मैं शायद संभवतः में कुछ मिनट मैंने ज्यादा ले लिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।